वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 30 सितंबर 2020 है, दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा जॉर्ज इलियट के एक बहुत ही खूबसूरत कोट के साथ। वेयर अ स्माइल एंड हैव फ्रेंड्स, वेयर अ स्काउल एंड हैव व्रिंकल्स। हंसते रहेंगे, नए दोस्त बनेंगे। मुंह चढ़ाकर फिरेंगे तो आपके जीवन में या फिर आपके मुंह के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ होगी, एंड दैट इज व्रिंकल्स, दैट इज जूरिया। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज 30 सितंबर है और जो स्मार्ट कोर्स के ऊपर EMI की ऑफर है उसकी लास्ट डेट है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। प्री और मेंस दोनों को कवर कर लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ का ऐप सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। EMI के साथ जुड़ी हुई ऑफर, स्मार्ट कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। सबसे पहला आर्टिकल जो है ये ऑफसेट क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है। ए पीपल्स फोर्स, ये पुलिस फोर्स के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। ओपन द डोर, महिलाओं को साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के में महिलाओं के लिए दरवाजे खोले जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वेइंग द कॉस्ट्स, दवाई के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर लिखा गया आर्टिकल है। मैनेजिंग द ग्लोबल कॉमन्स, एनवायरनमेंट के ऊपर लिखा गया आर्टिकल है। तो सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल देखते हैं, कीप द फेथ। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स के भारत सरकार ने एक नया वर्जन रिलीज किया है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर का। डिफेंस एक्विजिशन नाम से ही पता चल गया है आपको कि एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसीजर जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, एक्विजिशन यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदना। तो डिफेंस एक्विजिशन, नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है, इसका मतलब यह है कि अब जो डिफेंस के लिए सामान खरीदा जाएगा फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो उसके कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें इस नए वर्जन में देखने को मिलेंगे, इज़न्ट इट। नए रूल्स की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहां पर ऐड हुआ है, लीजिंग। चीज़ों को खरीदने से अच्छा है उनको लीज पर लिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सबमरीन है जिसकी कीमत लेट्स से 10,000 करोड़ है, राइट, जस्ट इमेजिन कि ये एक 10,000 करोड़ की एक सबमरीन है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे कुछ 30 सालों के लिए, और अगर यही सबमरीन हमें 1,000 करोड़ में, अगर हमें वो 10 सालों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल। 10,000 करोड़ में उसको ख़रीदना उससे अच्छा है कि 1,000 करोड़ रुपए में हम उसको 10 साल, 5 साल के लिए यूज़ करें। उसके 5 साल के बाद अगर कोई उस टाइम पर नई ऐसी सबमरीन अवेलेबल है, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उस टाइम पर हम वो खरीद सकते हैं। तो डेफिनेटली मिलिट्री हार्डवेयर का जो खर्च है वो लीजिंग से कम होगा, और हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसको, एक ज़्यादा रेंज की चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ कर पाएंगे, हम उनको लीज पर ले पाएंगे। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि अब अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुए, या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डील हुई, या फिर कोई एक ही सिंगल वेंडर है, कोई एक कंपनी है जिनसे गवर्नमेंट ने सामान खरीदा, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफसेट क्लोज ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आज आपका पहला दिन है तो शायद आपको पता नहीं होगा कि ये ऑफसेट क्लोज क्या होता है। रफाल की डील के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पर एक ऑफसेट क्लोज हुआ कि हम इतने रफाल जो हैं वो डेसो नाम की एक कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है, तो उनसे हम खरीदेंगे। हम यानी कि भारत रफाल फाइटर जेट्स खरीदेगा, और बदले में जो भी डील हुई है, लेट्स से 100 रुपये की डील हुई है, तो 100 रुपये की डील के बदले में ये जो डेसो हैं ये हमारे देश में 50 रुपये इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो ये एक ऑफसेट क्लोज होता है कि मैं आपसे कुछ चीज़ें खरीदूंगा, लेकिन आपको उसमें से कुछ परसेंटेज जो हैं उतने पैसों की आइटम्स जो हैं या तो मुझसे खरीदेंगे आप, या फिर मेरे साथ कोई टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर यही था कि डेसो जो है वो DRDO को कावेरी एक सबमरीन है, तो कावेरी का जो इंजन डेवलप करने की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र करने वाली थी। ये ऑफसेट ऑब्लिगेशन में था, लेकिन ऐसा उन्होंने आज तक
नहीं किया है। अभी रिपोर्ट आई थी कैग की और ये बताया है कि ये जो ऑफसेट पॉलिसी है इसने कोई भारत के लिए डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हम चाहते थे इससे रिजल्ट्स पैदा हो, ऐसे कोई ख़ास रिजल्ट पैदा नहीं हुए हैं। कावेरी इंजन हम पिछले 30 सालों से बना रहे हैं, कैन यू बिलीव इट, राइट। 30 सालों से इस इंजन को हम बना रहे हैं एंड हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में जो है एक है क्वालिटी। जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर पैदा करते हैं वो वर्ल्ड क्लास, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ तो डिफेंस में हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैदा नहीं कर पाए हैं। मिसाइल्स को आप छोड़ सकते हैं, मिसाइल्स और इन सारी चीज़ों में बहुत आगे है, लेकिन अगर दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें जनरली स्पीकिंग तो हमने ज़्यादातर दूसरे देशों से ही हमारा सामान जो है डिफेंस का प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हम अचीव नहीं कर पाए हैं। सेकंड थिंग इज़ लैक ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज यानी कि लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं। इन दो चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हम डिफेंस में डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ताकतवर तो है ही, लेकिन फिर हम इंडिजीनियस प्रोडक्शन जब बढ़ाएंगे, क्वालिटी अच्छी करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो हमसे सामान भी खरीदेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि आप दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इनसे अगर कोई फाइटर जेट खरीदते हैं और लेट्स से कि भारत ने कोई फाइटर जेट बनाया, अच्छी क्वालिटी का है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, तो उसकी कीमत जो है यूएसए, रशिया, फ्रांस के फाइटर जेट से बहुत कम होगी। तो एक बहुत बड़ा मार्केट हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ वी कैन अचीव दिस टू थिंग्स। Offsets are a way to compress the development time for domestic industry. This is the most important statement, right? Offsets जो हैं उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये जो डेवलपमेंट का टाइम है उसको कंप्रेस कर देते हैं। एक ऐसी चीज़ ये जो कावेरी इंजन है, तो लेट्स से कि ये इंजन, इस इंजन के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी अगर फ्रांस के पास है तो भारत उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इनोवेट करे, इन्वेंट करे, उसके ऊपर चेंजेस करे तो इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली हमें मिल जाए तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, डेवलपमेंट टाइम जो है वो कंप्रेस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स हम बना पाएंगे। जब आप समय बचाते हैं तब आप एनर्जी बचाते हैं, एनर्जी के साथ साथ आप पैसे बचाते हैं, जो आपका टैलेंट है उसका इस्तेमाल दूसरी चीज़ों में भी किया जा सकता है। कनाडा, इजराइल, साउथ कोरिया कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने काफ़ी सक्सेस अचीव किया है ऑफसेट में और धीरे धीरे करके ये देश जो है वो स्ट्रॉन्ग बन गए, लेकिन भारत ने ऐसा कोई ख़ास अचीवमेंट इसमें नहीं किया है। 2018-19 की बात करें तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है ये 45,706 करोड़ रुपीस की हुई है। तो यहाँ पर सरकार ने जो बताया है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर एक ही वेंडर से गवर्नमेंट ने सामान खरीदा है तो फिर ऑफसेट क्लोज को ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये इतनी बड़ी राशि की आइटम हमने ख़रीदी थी 2018-19 में, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम इसको नज़रअंदाज ना करें या फिर ऑफसेट क्लोज जो हैं उसको लाइटली ना लें, या फिर कैग का जो रिपोर्ट आया है इससे गवर्नमेंट को निराश नहीं होना चाहिए। ऑफसेट जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्रिटिकल टूल है, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि ये डेवलपमेंट के समय को कंप्रेस कर देता है। डियर फ्रेंड्स, अगर लेक्चर पसंद आता है आपको तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ए पीपल्स फोर्स, पुलिस, राइट, डेफिनेटली पुलिस ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है लॉकडाउन के टाइम पर। कुछ नेगेटिव वीडियोस भी वायरल हुए थे जहाँ पर वो लोगों को मान रहे थे एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पुलिस ने काफ़ी रिस्क भी उठाए अपने स्टार्टिंग के टाइम पर। आजकल तो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन के टाइम पर आप किसी को बताएंगे कि यहाँ पर आ जाओ तो लोग पुलिस से कम लेकिन कोरोना वायरस से हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए ये चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। कुछ महीनों पहले हम कोरोना से इतने डर गए थे कि हम घर के बाहर मास्क पहने बिना निकलते नहीं थे। और आज बहुत सारी जगहों पर दुखद बात है कि लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहनते हैं। सिर्फ जब सिटी एरिया में होते हैं तब, जब जो कैमरास होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तब मास्क पहन लेते हैं, उसके बाद फिर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है मास्क की वजह से।
अरे अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, अगर आपको कोविड-19 हो गया तो वैसे भी सांस लेने में तकलीफ होगी आपको, और बहुत ज़्यादा होगी, वेंटिलेशन और इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इट इज़ बेटर कि हम एटलीस्ट राइट, मैं तो यही हमेशा से कहता आया हूँ, जितना मुझे पता है तो उतना मैंने शेयर किया आपके साथ, कि मास्क पहनना इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सिर्फ मास्क पहनना इम्पोर्टेंट नहीं है, मास्क एटिकेट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, राइट। स्वच्छ मास्क पहने, और हो सके, मीन्स ये पॉसिबल भी है हमारे देश में, मेक श्योर कि आप कपड़ों के मास्क पहने, उसमें आप लेयर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो यूज़ एंड थ्रो मास्क हैं उसका उपयोग सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर कीजिए। अगर आपके पास फॉर वॉट एवर रीज़न मास्क नहीं है, या फिर आपका मास्क जो है वो गिर गया, बिगड़ गया, तो उसके बाद मीन्स उस टाइम पर आप एक यूज़ एंड थ्रो मास्क पहनिए, वरना ज़्यादा यूज़ एंड थ्रो मास्क भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कचरा भी पैदा होगा। Despite limited resources and a risk to life, India's police agencies have risen to the challenge. No doubt, limited resource होने के बावजूद भी लॉकडाउन को, पूरे लॉकडाउन को इफ़ेक्टिव तरीके से अगर किसी ने अप्लाई किया है तो वे हैं हमारी पुलिस फोर्स, राइट। और पुलिस का जो नॉर्मल काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम डिटेक्ट करना और ये सारी चीज़ें अब नई सर्विसेज से या फिर नए फंक्शन से रिप्लेस हो गया इन कोविड-19 टाइम। और बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिलती हैं या फिर मिल सकती हैं। एज द पेंडेमिक इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, ये जो पेंडेमिक है ये कुछ टाइम तक चलता रहेगा, और आने वाले महीनों में शायद पुलिस के और भी नए रोल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नेशनल पुलिस beg your pardon, the National Policy on Disaster Management NPDM 2009 को अगर देखें तो ये जो NPDM है ये पुलिस को डिस्क्राइब करती हैं कि पुलिस जो है ये फर्स्ट एंड की रिस्पॉन्डर्स हैं। अगर कोई डिज़ास्टर होता है, कोई आपदा होती है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कोई रिस्पॉन्डर है तो दैट इज़ पुलिस फोर्स। लॉकडाउन के टाइम पर ना तो पुलिस के पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थी, ना तो कोई ऐसी खास गाइडलाइंस थी, राइट। उन्होंने अपने जो हम कहते हैं कि कॉमन सेंस, जो उनका एक्सपीरियंस है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने पूरे लॉकडाउन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट या फिर इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया है। इसी के साथ साथ बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी थे जिनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे घरों तक वेजिटेबल्स और ग्रोसरी पहुंचाते थे। जो पुलिस का जो सायरन होता है, उनका जो एक बड़ा सा स्पीकर होता है, तो उसमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते थे कि आप घर के बाहर मत निकलिए। मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे जहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहते थे कि आप थोड़े टाइम के लिए वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, दाल खा लीजिए, राइट। जो भी है घर में दाल चावल, इनसे अपना काम चला लीजिए, लेकिन बाहर मत निकलिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और बहुत सारे ऐसे जो मज़दूर थे, माइग्रेंट लेबर्स थे, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, उनको खाना पहुंचाया था पुलिस वालों ने। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी रक्षा की, और ट्रांसपोर्टेशन और जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ होती हैं, खाने पीने की चीज़ें, एक शहरों से दूसरे शहर, दूध एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में, उनके लॉजिस्टिक में भी पुलिस वालों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये सारा रोल जब हम देखते हैं तब याद आती है नेशनल कमीशन ऑफ 1980 के रिपोर्ट के बारे में, या फिर रिपोर्ट की, नेशनल पुलिस कमीशन ऑफ 1980। इसने ये बताया कि जो पुलिस हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, ये एक सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए। द पुलिस शुड ड्यूली रिकॉग्नाइज एंड बी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड टू परफॉर्म द सर्विस ओरिएंटेड रोल इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पीपल इन डिस्ट्रेस सिचुएशन। के पुलिस का जो काम है, डिस्ट्रेस सिचुएशन में पुलिस जो है एक शोल्डर प्रोवाइड करे, एक कंधा प्रोवाइड करे लोगों को। सिर्फ हार्ड स्किल्स जो हैं, जनरली क्या होता है कि ट्रेनिंग में हार्ड स्किल्स दी जाती है कि कैसे राइट को कंट्रोल करना है, कैसे गन चलानी है, थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं इसके ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिया गया है। अब आवश्यकता है कि हमारे पुलिस की ट्रेनिंग में सॉफ्ट स्किल्स को भी
ऐड करें। बहुत सारे पुलिस वालों के पास आज भी पीपीई किट्स नहीं है। पीपीई किट्स यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं। वैसे इतनी अवेयरनेस हर कोई पर्सनल लेवल पर तो थोड़ी बहुत देखभाल करता है, लेकिन एक पूरी प्रोसीजर इसमें होनी चाहिए। बिहार की बात करें, क्योंकि ये आर्टिकल जो है ये फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं बिहार के, उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया कि बिहार में 12,909 क्वारंटीन सेंटर्स थे। कैन यू बिलीव 12,909 क्वारंटीन सेंटर्स। 22 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इसमें से 6 लाख लोग जो हैं वो इन शेल्टर होम्स में रहते थे एज ऑफ 28 मई 2020। इतने सारे लोगों को संभालना, इट्स नॉट एस टाइनी टास्क, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में मैं जो बात कर रहा था, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, के लोगों को समझाना, उनके साथ ये सारी चीज़ें आज के मीन्स मैं तो ये भी कहता हूँ कि अब भारत में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की आवश्यकता नहीं है। व्हाट वी नीड इज़ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा टॉप बॉटम अप्रोच जैसा लगता है कि ऊपर से आदेश आ रहे हैं और उन आदेशों का पालन आपको करना है। अब मैनेजमेंट की सर्विस, पुलिस फोर्स नहीं, पुलिस सर्विसेज की आवश्यकता है कि सिटीजन्स जो हैं उनको सेटिस्फाई करना, सिटीजन्स को डिलाइट करना, उनको सेफ्टी फील भी हो और इसी के साथ साथ वो खुश रहें। तो इन लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर लोकल मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके बारे में ये दिस इज़ ए प्रोसेस। आज नहीं तो कल ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम सिंगापुर की बात कर रहे थे, इट वाज इन डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस, लेकिन सिंगापुर में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई है। देखिए वो फेशियल रिकॉग्निशन जो है, हम यहाँ पर आधार में फिंगरप्रिंट को लेकर इश्यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन की या फिर फेशियल वेरिफिकेशन की शुरुआत कर दी है। वेरिफिकेशन और रिकॉग्निशन में एक डिफरेंस होता है। वेरिफिकेशन जो है ये फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक करने के लिए अगर आप फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप वेरीफाई कर रहे हैं कि आप ही हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है। रिकॉग्निशन यानी कि सरकार या फिर जो एजेंसीज हैं वो लोगों को स्कैन, उनके एक रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर वो किसी क्रिमिनल को ढूंढ रही हैं तो लोगों को स्कैन करेगी और उनके चेहरे में से मैच किया जाएगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसके डिफरेंस का। तो अब हमें चाहिए कि हम पुलिस की जो ग्राउंड लेवल की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें, सॉफ्ट स्किल्स उसमें ऐड करें पुलिस डिपार्टमेंट में, और इसी के साथ साथ जो फायर सेफ्टी अथॉरिटीज़ हैं, फिर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड, तो इनको मिलाकर हम जो फोर्स हैं, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, फिर फायर सेफ्टी अथॉरिटी, इनके साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में पुलिस काम करें। जब भी पुलिस को इनकी आवश्यकता, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जो है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग या फिर कॉमन नॉलेज जो है, कुछ कैसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जॉब ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। और थोड़ा बहुत मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी पुलिस को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और पुलिस जो है वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं सबसे पहले। कई जगहों पर एम्बुलेंस से पहले पुलिस पहुँच जाती है। तो कुछ मेडिकल इमरजेंसीज और कुछ बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें भी उनको सिखानी चाहिए। तो पुलिस नीड टू प्रिपेयर SOPs फॉर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, कि अगर कोई ऐसी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आती है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस प्रकार से क्या होगी। और कम्युनिटी पुलिसिंग, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी ही सोसाइटी का इंचार्ज आपको बनाया जाए और आपको बताया जाए कि अगर लॉकडाउन के टाइम पर कोई बाहर निकले तो आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, या फिर आप पहले उस व्यक्ति को समझाएंगे कि आप घर चले जाइए, दिस इज़ नॉट राइट। अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आप पुलिस को बुलाएंगे, फोर्स को बुलाएंगे, एंड दे विल टेक लुक आफ्टर इट। तो जब ऐसा आपको डिसीजन मेकिंग का पार्ट, और लोगों ने मान लीजिए कि आपको रेकमेंड किया कि आप इनको बना दीजिए, इस पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर इस स्ट्रीट जो हैं उसके इंचार्ज ये व्यक्ति हैं, तो ये ऐसा जब होता है, जब हम डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हैं और जब हम एक्शन लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों चीज़ें हमें दी जाती है, तो हम उस चीज़ को एंड तक फॉलो करते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट जो है ये कम्युनिटी पुलिसिंग का है, कि आप अगर कम्युनिटी पुलिसिंग, जो लोकल कुछ ऐसे लोग हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको पुलिस मित्र बनाया जाए, राइट। और कोई भी एक कम्युनिटी जब अलर्ट होती है, एक ऐसी कम्युनिटी जो काफ़ी अवेयर हैं, अलर्ट हैं, तो
उन जगहों पर क्रिमिनल्स का बचना जो है वो बहुत ही, या फिर लॉ ब्रेकर्स जो हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं पर भी निकलेंगे तो भी कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि आज कम्युनिटी ही अलर्ट हो चुकी है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हमें समाज में देखने को मिल सकते हैं। ओपन द डोर जो है ये महिलाओं को, ख़ास करके जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एंट्री महिलाओं को मिले, और सिर्फ एंट्री नहीं, एंट्री तो बहुत सारी महिलाओं ने बहुत सारी मुश्किलों को पार करने के बाद एंट्री तो ले ली है, लेकिन एंट्री उनकी हो जाए उसके बाद उनको वो राइट एनवायरनमेंट देना जो है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। A new government policy that proposes to rank Indian institutes of science on the proportion of women they employ must be heartily welcomed. गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि जो हमारे IIS हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, तो इनकी रैंकिंग में एक चीज़ देखी जाएगी कि कितनी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, और उसके आधार पर उनको रैंक्स दिए जाएंगे। दूसरे इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं कर रहे हैं, राइट, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है फॉर श्योर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिग्नल्स ए लार्जर रियलाइजेशन दैट इक्वालिटी एंड जेंडर पैरिटी कैन नॉट कम विदाउट इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली सीकिंग टू क्रिएट द कंडीशंस फॉर इट। ये जो एक डिसीजन लिया है सरकार से, इससे एक बात तो साफ है कि भले ही लोग अपनी तरीके से अपने लेवल पर अगर लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इंस्टीट्यूशन में अगर आपको चेंजेस ऐड करने हैं तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, राइट। आपको कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, उसके बिना ये चीज़ें जो है वो किक स्टार्ट नहीं होगी। और साइंस की बात करें या फिर साइंटिफिक वर्ल्ड की बात करें तो महिलाओं को बहुत सारे स्ट्रगल के बाद महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं। साइंस की फ़ीस और ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती है, तो बहुत सारे घर में ऐसी सिचुएशन होती है कि लड़के को साइंस में एडमिट कराते हैं, लड़की को नहीं, क्योंकि फ़ीस जो है वो ज़्यादा है इसलिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वी नो के स्कूल्स की बात करें तो बहुत सारी स्कूल्स में लड़कियां जो हैं आफ्टर अ सर्टेन एज, जब वो टीनेज पहुंचती है, टीनेज फेज़ में, तो स्कूल जाना बंद हो जाता है, क्योंकि टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है स्कूल्स में। सिचुएशंस इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक मीन्स वी कैन नॉट से कि हम परफेक्शन तक पहुंच गए हैं। अभी केक का रिपोर्ट आया था, उसमें बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिली हैं। 2005 की बात करें तो गवर्नमेंट टास्क फोर्स ने ये पाया कि महिलाएं यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच जाती है, यूनिवर्सिटी इन द सेंस मास्टर्स लेवल तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप जॉब सेक्टर में देखें तो उतनी ज़्यादा महिलाएं, फॉर एग्जांपल किसी ने साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स तक पढ़ाई की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मास्टर्स के बाद वो वर्क एंटर करे, वर्क फोर्स का पार्ट बनेगी। वो उनके मैरिज भी हो सकते हैं और उसके बाद वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी हो जाएं, या फिर उनको ये परमिशन भी ना मिले अपने ससुराल में कि वो जॉब कर सकें। ऐसी भी सिचुएशन आज है हमारे देश में। तो यहाँ पर 2005 में गवर्नमेंट की टास्क फोर्स ने ये पाया कि जो महिलाएं हैं 30%, जो 1950s के लेवल से अगर आप देखें तो उसमें 30% का एक राइज हमें देखने को मिला कि वो मास्टर्स लेवल तक या फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक उनकी पढ़ाई जो है वो इंक्रीज़ हुई। लेकिन इतनी ही महिलाएं जो हैं वो टीचिंग और या फिर जो डॉक्टरल रिसर्च है इसमें नहीं देखने को मिलती है। एंड सेम थिंग अप्लाइज विथ परसेंटेज थोड़ा अलग है, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है इन वर्कफोर्स। Scientific institutions, like many other institutions, have not given much thought to redesign their systems to accommodate talented women. बहुत सारे institutions जो हैं उन्होंने इस बात के बारे में कभी नहीं सोचा कि talented महिलाएं जो हैं उनको accommodate करने के लिए उनको कैसे हम flexibility provide करें। हर किसी को बस सुबह 8 बजे आना है, 5 बजे चले जाना है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वो एक फिल्म थी, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, मंगलयान और समथिंग, विद्या बालन, अक्षय कुमार की फिल्म थी। तो ये मार्स के ऊपर जो मिशन था उसके ऊपर फिल्म थी, और उसमें विद्या बालन का जो रोल है वो एक परफेक्ट रोल बताया है कि
वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ISRO में, इसरो में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन फिर भी शी हैज़ टू डू, और उसमें ऐसा नहीं बताया कि शी इज़ डूइंग इट विद पेन, कि उनको दुख हो रहा है और कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि एक्स्ट्रा वर्क जो हैं, अपने जॉब के टाइम ख़त्म हुआ, घर आए, तब उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ही है। तो ये डबल जो वर्क होता है, तो इसकी इम्पैक्ट फिर डेफिनेटली एक व्यक्ति के स्ट्रेस लेवल और सारी चीज़ों के ऊपर हमें देखने को मिलती है। बट एनीवे, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। तो वन वे आउट इज़ टू अडॉप्ट ए पॉलिसी रीडिज़ाइन। एक ऐसी चीज़ है जो हम पॉलिसी रीडिज़ाइन करें कि जो महिलाएं हैं खास करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, और जब साइंस और इन सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में ये बदलाव आएंगे तब दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी बदलाव आएंगे। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के आने से कैसे बहुत सारे काम जो हम ऑफिस जाकर करते थे अब वर्क फ्रॉम होम हो चुके हैं, राइट? तो ऐसा कुछ समय जो है वो वर्क फ्रॉम होम महिलाओं को दिया जाए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाए कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं, कुछ ऐसा काम है जो आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप राइट टाइम पर परफॉर्मेंस डिलीवर कीजिए। अगर ये घर से भी हो सकता है तो वाई डोंट अलाउ देम दैट फैसिलिटी। वेइंग द कॉस्ट्स, भारत में 6 मिलियन यानी कि 60 लाख केसेस हो चुके हैं। इसमें सभी 60 लाख एक्टिव नहीं है, 1 लाख जितनी हमारे देश में मृत्यु हुई है फॉर श्योर। और अब विंटर बहुत दूर नहीं है, विंटर के टाइम पर हमें इस प्रकार के फ्लू और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक नए अननोन एरिया में हम एंटर हो रहे हैं। हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने ये बताया है कि अर्ली 2021 तक हमें इसकी दवाई मिल जाएगी। इंडिया मेड वैक्सीन जो है वो लाइकली या पॉसिबली जो है, मीन्स होपफुली, लेट्स होप कि हमें एक दवाई जो है हमारे देश में मिल जाए और इसका प्रोडक्शन किया जाए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी गवर्नमेंट ने बिठाई है, और एक बार दवाई मिल गई तो सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें, स्टोरेज, सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है वो डिसाइड करेगी। SOP जो कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, के ऊपर काम चल रहा है। द गैवी कोवैक्स अलायंस एक बहुत बड़ा अलायंस है और इसमें 78 हाई इनकम कंट्रीज़ और इनके डोनेशन से पूरा ये अलायंस बनाया गया है। तो इसमें यह है कि वैक्सीन के डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है, और जब वैक्सीन मिल जाएगी तब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी गैवी कोवैक्स अलायंस जो है वो देखेगा, और ये मेक श्योर करेगा कि हर एक देश की 15 से लेकर 20% पॉपुलेशन के लिए दवाई अवेलेबल हों। तो ये मेक श्योर करेगा गैवी कोवैक्स, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेल। कुछ देशों के पास अपने सभी पॉपुलेशन के लिए दवाई हो उसका कोई मतलब नहीं है। हर एक देश के पास सबसे जो रिस्की लोग हैं, सबसे रिस्क जोन में काम करने वाले, जैसे कि कोरोना वॉरियर्स, पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको, या फिर इनके साथ साथ वे सारे लोग जिनको दूसरे डिजीज़ेस हैं, तो उनको सबसे पहले दवाई मिलनी चाहिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप दूसरे ऐसे कैटेगरी के लोगों को कवर कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल दिस आर लॉडेबल एम्स एंड अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। तो ये एक इट्स अ गुड थिंग, नो डाउट, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो लक्ष्य रखा है गैवी कोवैक्स अलायंस ने, तो ये अच्छा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी अभी फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 की शुरुआत जब हुई तो उस टाइम पर सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ही कोविड की टेस्ट होती थी। एक लंबा टाइम लगा, उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छूट दी गई, तो आज प्राइवेट और पब्लिक दोनों जगह पर टेस्ट हो सकती हैं। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर दोनों जगह पर अगर टेस्ट होती तो बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग हो सकती थी। लेकिन बेसिकली उस चीज़ में से ये जो एक खामी रही या फिर गलती रही, तो इसमें से हमें सीखना चाहिए। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि जब भी दवाई मिले तो सबसे पहले जो वल्नरेबल हैं उन तक तो दवाई पहुंचनी ही चाहिए, या फिर देश की 15 से लेकर 20% के लिए तो दवाई होनी चाहिए। मैनेजिंग द ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या है? वे सारी चीज़ें जो हम सब की हैं, राइट? व्हेन आई से सब की हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये हम सभी के हैं, राइट? ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, ये किसी एक देश के नहीं हैं। अगर एयर पोल्यूट होती है, अगर भारत की एयर पोल्यूट होती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की हो रही है,
हवा थोड़ी पॉलिटिकल बाउंड्रीज से लिमिटेड रहेगी. इट विल एंटर पाकिस्तान, इट विल एंटर चाइना, इट विल एंटर अमेरिका, यू नेवर नो. और ये 2020 के बारे में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2020 बहुत ही ख़राब रहा है. पैंडेमिक देखने को मिला बहुत सारी जगहों पर, फॉरेस्ट फायर्स ऑस्ट्रेलिया में 2019 के एंड में, और फिर कैलिफोर्निया में भी बहुत बड़ी फायर हुई एज वी नो. बहुत सारी जगहों पर सूखा, आर्टिक आइस का मेल्ट होना, राइट. और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, तो हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करना पड़ेगा. आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर सिर्फ भारत इसके ऊपर काम करता रहे और चाइना दुनिया में पोल्यूशन करता रहे, तो क्या हम इसको रोक पाएंगे, या नेगेटिव इम्पैक्ट को रोक पाएंगे? द आंसर इज़ नो. हमें दोनों लेवल पर, प्राइवेट और पब्लिक दोनों लेवल पर इसके ऊपर काम करना चाहिए. ग्लोबल कॉमन्स के बारे में गैरेट हार्डिन ने 1968 में बताया था कि कम्युनिटी जो है इसको मैनेज नहीं कर सकती है, ऐसा इन्होंने बताया था. लेकिन 1990 में एलिनोर ऑस्ट्रोम ने बताया कि एक किताब लिखी गवर्निंग द कॉमन्स, और इसमें उन्होंने बताया कि यस, कम्युनिटी जो है वो मिलकर जो कॉमन्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें जो भी पानी है, हवा है, तो ये सारी चीज़ों की देखभाल जो है वो कम्युनिटी, लेट्स से कोई नदी निकल रही है तो उसकी देखभाल जो है वो कम्युनिटी कर सकती हैं. यहाँ पर जब उन्होंने बताया नहीं कर सकती, तो गैरेट हार्डिन का कहना था कि सरकार को इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए या फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना नहीं होगा, या सिर्फ उससे होगा. और यहाँ पर जो एलिनोर है उन्होंने बताया कि ग्लोबल ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो ये प्रोटेक्शन करना या फिर रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें, ग्लोबल कॉमन्स का कंजर्वेशन जो है वो कम्युनिटी कर सकती हैं. ऑस्ट्रोम को 2009 के नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स के लिए भी, इकोनॉमिक साइंस के लिए भी रिकॉग्नाइज किया गया था. Global commons refer to shared resources that cannot be managed within national jurisdiction. Right? Air जो है तो सिर्फ भारत उसको मैनेज नहीं कर सकता. ओशन, राइट, बायोडाइवर्सिटी में रिडक्शन, ज़्यादा फिशिंग हो रही है, गैस एमिशन, जूनोटिक डिजीज़ को कंट्रोल करना कोई एक देश का काम नहीं है, आपको मिलकर काम करना होगा. तो इसके लिए क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं? कई लोग कहते हैं टॉप बॉटम अप्रोच या फिर टॉप डाउन अप्रोच. तो यूनाइटेड नेशन फॉर एग्जांपल सभी देशों को आदेश दे और सभी देश इसका फॉलो करें. तो कई लोगों का कहना है कि इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा. कई लोगों का कहना यह है कि लोकल लेवल पर आप बदलाव करते जाइए, तो उसके भी चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं कि आप एक जगह पर एक लोकल एरिया में कुछ और पानी को, लेट्स से कि एक दो विलेजेस हैं, राइट, ये है विलेज ए और ये है विलेज बी. तो यहाँ से एक नदी निकल रही है, तो विलेज ए के लोग जो हैं वो एक्स प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, बी विलेज वाले जो हैं वो वाई प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं. एक्स प्रोसीजर अच्छी है, वाई इतनी अच्छी नहीं है. तो फिर इनके बीच में डेफिनेटली बी को ए से सीखना चाहिए. तो ये भी एक चीज़ है कि लोकल लेवल पर अगर बहुत सारा कस्टमाइजेशन किया जाए तो इनको जोड़ने वाली एक कड़ी क्या होगी. और सिर्फ आप ऊपर से नीचे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता दे कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है, तो फिर बहुत सारे जो लोकल फैक्टर्स हैं वो सरकार को सेंट्रल लेवल पर, तो दिल्ली में थोड़ी पता होगा कि गांव में क्या चल रहा है हमारे देश के. तो कम्युनिटी मेंबर की उनकी जो नॉलेज है उनका भी हम इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके पास लोकल इकोलॉजी और लोकल जो सोशल कंटेक्स्ट हैं कि उस पर्टिकुलर गांव में, उस एरिया में लोगों की थिंकिंग क्या है, कैसे लोग मानेंगे आपकी बात को, ये सारी चीज़ें वहाँ के लोकल लोग जानते हैं. तो इस आर्टिकल की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर दोनों के कॉम्बिनेशन की बात की है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, राइट. ये लाइंस में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है, यू कैन ऑलवेज रीड इट. लेकिन इसका मतलब ये है कि कस्टमाइजेशन की छूट दीजिए. कस्टमाइज यानी कि आपको जैसा ठीक लगे लोकल लेवल पर वैसा कीजिए. लेकिन ये लोकल लेवल ने काम की शुरुआत कर दी तो उसका इंस्पेक्शन और ये सारी चीज़ें और ये चीज़ों को परफेक्ट बनाने का काम जो है वो सेंट्रल लेवल पर होगा. सेम थिंग, अलग अलग देशों का जो काम है वो रीजनल लेवल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर. तो ऐसे करके पूरी चेन बनाई जा सकती है और जिस देश को जैसे काम करना है उसमें ये स्वतंत्रता दी जाए. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को छूट दे, स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट जो है वो गांव लेवल तक छूट दे, और फिर अपने अपने हिसाब से लोग इम्प्रूवमेंट करें. लेकिन इसका
प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना, मॉनिटरिंग इसका किया जाना चाहिए, आउटकम्स क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो फिर चीज़ों को थोड़ा आपको एनफोर्स भी करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. ये रही कुछ न्यूज़ आइटम्स. पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ऑफ कोर्स आप इनको देख लीजिएगा. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.